ओके ओके हाय एवरीवन, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक ही होंगे। क्लास को आगे क्लास को कंटिन्यू करने से पहले मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूं, ठीक है ना। और क्षमा इसलिए चाहता हूं क्योंकि मैं बहुत दिनों से क्लास नहीं ले पा रहा था आप सभी का, इसकी वजह से शायद आप सभी मेरे से नाराज भी होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी मेरी इस गलती को शायद सीरियसली नहीं लेंगे, है ना। और इसलिए क्योंकि मैं ऑफलाइन क्लास में काफी बिजी था और जिसके वजह से मैं ऑनलाइन क्लास आप सभी का नहीं ले पा रहा था, ठीक है। और वीडियो में भी मैं शूट नहीं कर पा रहा था, रीजन ये था कि मेरे पास बिल्कुल टाइम ही नहीं था, ठीक है। तो आप लोग ऐसा सोचते होंगे कि सर तब इसका मतलब हम लोग स्टूडेंट नहीं है आप लोग के लिए। भाई आप लोग भी मेरे लिए वही हो, लेकिन क्या करें, ऑफलाइन वाले हमको काफी बिजी करके रखे हुए थे, ठीक है। मुझे भी काफी इच्छा हो रही थी कि नहीं आप लोगों से फिर से मैं इंटरेक्टिव हूँ, पर नहीं हो पा रहा था। पर कोई बात नहीं है, आपसे मैं क्लास जो है आप लोगों का क्लास कंटिन्यू करता रहूंगा, ठीक है। तो चलिए, ऐसे भी मैं काफी लेट हो चुका हूं और मैं नहीं चाहता हूं कि फिर से दोबारा आप लोग को लेट करवाऊं मैं, ठीक है। तो क्लास को आगे लेके चलते हैं, ठीक है। पर 2 मिनट और मैं आप लोगों से एक्स्ट्रा बात करना चाहूंगा, ठीक है। आप सभी से एक मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग कृपया करके, ठीक है, कृपया करके पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3, ठीक है ना, ये तीनों वीडियो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। इसलिए क्योंकि काफी दिनों से क्लास में नहीं ले रहा हूं, इसके वजह से हो सकता है कि जो कंटेंट मैंने पढ़ाया हुआ था वो सभी आप भूल चुके होंगे, ठीक है। और जो मैं अभी पढ़ाने वाला हूं वो आपका पीजी से रिलेटेड होगा, इसलिए आप लोग एक बार, ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 ये तीनों वीडियो एक बार आप लोगों को देख लेना है, ठीक है, ताकि जो मैं अभी पढ़ाऊंगा उसमें आपको किसी तरह की कोई समस्या ना हो, ठीक है। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और एक चीज थोड़ा सा 1 मिनट और भी लूंगा मैं आप सभी से। इस वीडियो को खास करके वो, ठीक है, जो आज पहली बार मेरा वीडियो को देख रहा है, तो उससे एक मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि कृपया आप शुरू से देखें, ठीक है, मतलब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 से देखें। इसलिए क्योंकि अगर डायरेक्ट इस वीडियो को देखेंगे तो ना आपको समझ, शायद हो सकता है कि आपको समझ ना आए, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप मेरा इस वीडियो, ठीक है ना, में आप अपना टाइम और अपना एनर्जी लॉस करें, ठीक है। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप पार्ट 1 और पार्ट 2, पार्ट 3 से ही वीडियो देखें, तो मुझे शायद आप समझ पाएंगे अच्छी तरह से जो मैं पढ़ाना चाह रहा हूं, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं फिर से आप लोगों को, ठीक है। इस 2022 में फिर से आप सभी को वेलकम है, स्वागत है, ठीक है, मेरे इस चैनल पे। तो चलिए आगे क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आगे जहां पे हम लोग क्लास को रोके हुए थे, फिर वहां से क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो शायद मुझे याद है कि मैं आप लोगों को जो पढ़ाया था, ठीक है, शायद मैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस से शायद पढ़ा रहा था आप लोगों को, ठीक है। और मैंने बताया हुआ था कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। शायद मुझे याद है कि शायद डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ा रहा था। एक बार आप लोग फिर से देख लीजिएगा वीडियो को। मैं पढ़ा रहा था आप लोगों को डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बारे में, ठीक है। आइए समझते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं। तो उस सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं जो सेंटेंस सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये 3 चीज से मिलकर बनता है, उस सेंटेंस को हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसके बारे में मैंने डिस्कशन दिया हुआ था, बहुत डिटेल से मैंने चर्चा किया हुआ है, वीडियो 1, 2, 3, 3 में आप देख लीजिएगा। फिलहाल अभी मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देता हूं, थोड़ा सा हिंट दूंगा, उसके बाद फिर क्लास को मैं आगे करूंगा। तो सब्जेक्ट के बारे में मैंने बताया था कि देखिए सब्जेक्ट का भी यहाँ पे कोई डेफिनेशन जानने की कोई जरूरत नहीं है आपको, इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि एक्चुअल में जो डेफिनेशन इसका देंगे वो डेफिनेशन आपका काम नहीं करेगा। जब आपको एडवांस लेवल का चीज पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको ये डेफिनेशन काम नहीं करेगा, उस समय आपको एक अलग तरीका से सब्जेक्ट के बारे में जानना पड़ेगा। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि चीज ध्यान दीजिएगा कि अंग्रेजी में जैसे 8 तरह का वर्ड होता है, जब 8 तरह का वर्ड होता है तो इसका मतलब सब्जेक्ट होगा, इसका मतलब क्या उन्हीं 8 में से तो कोई एक शब्द होगा या फिर कोई वर्ड होगा। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि सब्जेक्ट कौन होता है, चाहे वो आपका नाउन वर्ड होगा या तो फिर कोई प्रोनाउन होगा। क्या क्या हो सकता है, चाहे वो आपका नाउन होगा या तो फिर आपका क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट का काम नाउन करता है या तो फिर प्रोनाउन करता है, और नाउन किसको करते हैं, प्रोनाउन किसको करते हैं, इसको भी मैंने आप सभी को समझा चुका था, ठीक है। हिंट्स के तौर पे मतलब सेंटेंस के दृष्टिकोण से मैंने थोड़ा सा आपको पढ़ाया हुआ है, यहाँ पे नाउन प्रोनाउन का एक छोटा सा मतलब एक तरह का इंट्रोडक्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट का काम नाउन या प्रोनाउन करेगा, उसके बाद आपका क्या चीज है, वर्ब। तो वर्ब के बारे में मैंने समझाया हुआ था कि वर्ब 2 तरीका का होता है, ठीक है। कौन कौन होता है, एक होता है हेल्पिंग वर्ब और एक होता है मेन वर्ब, ठीक है। और ऑब्जेक्ट कौन होता है, तो ऑब्जेक्ट भी होता है आपका नाउन या तो फिर प्रोनाउन, ठीक है।
सब्जेक्ट भी नाउन या प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट भी नाउन या प्रोनाउन, वर्ब कितना तरह का, दो तरह का, एक हेल्पिंग वर्ब, दूसरा मेन वर्ब। तो अभी जो मैं पढ़ रहा था डिक्लेरेटिव सेंटेंस में, अभी हेल्पिंग वर्ब वाला ग्रुप को मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है। इसमें क्या है कि हेल्पिंग वर्ब टोटल कितना होता है, 24 होता है, जो कि आपको यहाँ पे इज एम आर या तो फिर वॉज या तो फिर वर के रूप में मिलेगा, या तो फिर आपका हैज या तो फिर हैव के रूप में मिलेगा, या तो फिर आपको हेड के रूप में मिलेगा, या तो फिर आपको मॉडल मिलेगा, जो कि मॉडल टोटल 13 होता है, ठीक है। और मैंने इन सब चीज के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे आगे जाके जब वर्ब चैप्टर पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हमको सेंटेंस बनाना है, तो इसलिए हम सिर्फ इतना सी देखेंगे कि वर्ब होता कौन कौन है। तो ये सारे जो देख रहे हैं सब क्या हेल्पिंग वर्ब है। बाकी मेन वर्ब किस रूप में रहेगा, जैसे गो हो गया, कम हो गया, इट हो गया, है ना, इट इज, इस तरह का जो भी रूप दिखाई देता है ये आपका मेन वर्ब होगा, ठीक है। तो अभी जो मैं पढ़ा रहा था आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब से, हेल्पिंग वाला ग्रुप को मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो एक ध्यान दीजिएगा, हेल्पिंग वर्ब वाले ग्रुप में भी आपका देख रहे हैं आप यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है ना। आपको यहाँ पे कितना 5 ग्रुप दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इसलिए 5 ग्रुप को हम एक साथ में नहीं लेके चल सकते, इसलिए हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे कि हम लोग का जो सेंटेंस जो अभी बनेगा, ठीक है ना, सब्जेक्ट तो नॉन प्रोनाउन हो जाएगा, लेकिन इस वर्ब के जगह पहले इसको पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, उसके बाद फिर इस पे आएंगे। इस तरीके से हम लोग को डिटेल से चर्चा करना है, ठीक है। घबराने की कोई बात नहीं है, सफर हम लोग का लंबा है। तो आइए सबसे पहले जो मैं आपको सिखाया हुआ था, शायद इजेमआर के बारे में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, ठीक है। आज मैं आपको समझाऊंगा कि इजेमआर से रिलेटेड सेंटेंस को कितना बेहतर तरीका से हम लोग बना सकते हैं। इसलिए हम लोग का इस जगह पे यानी वर्ब के जगह हम लोग किसको लेके चलेंगे, इज एम आर को लेके चलेंगे, ठीक है। इज एम आर को लेके चलेंगे। जब ये खत्म हो जाएगा इज एम आर, तब फिर और बाकी सबको देखना है। पीछे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ था कि देखिए इज एम आर के साथ बहुत सारी चीज लगता है। इज एम आर के साथ यहाँ पे नाउन भी लग सकता है, या तो कोई एडजेक्टिव भी लगेगा, या तो इसके साथ कोई आप बिफोर का यूज कर सकते हैं, इसके साथ आप V3 का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ अगर आप चाहे तो यहाँ पे कोई एडवर्ब का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब चाहे तो इसके साथ यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हैं, मतलब इन सब के बाद इन सब चीज लग सकता है, ठीक है, अपना जरूरत के हिसाब से। पर अभी हमको यहाँ पे हर चीज को हमको लेके नहीं चल सकते। ये जगह पे सिर्फ हम अभी क्या चीज लेके चलेंगे, नाउन या तो फिर एडजेक्टिव को। इन सब चीज के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आप लोगों का, लास्ट वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद मैंने इतना चीज समझाने के बाद मैंने आपको बताया हुआ था, ठीक है ना, कि सब्जेक्ट प्लस इजेमआर प्लस ये जो देख रहे हैं आप नाउन प्लस एडजेक्टिव, ठीक है ना। तो क्या चीज है यहाँ पे कि देखिए ये जो इजेमआर देख रहे हैं आपका सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगा। चीज मैंने बताया हुआ था किसके साथ क्या लगता है, ऑलरेडी आपका पास्ट वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा। दूसरा नंबर इजेमआर जो होता है ये प्रेजेंट टाइम के लिए यूज होता है, ये भी आप सभी को याद होगा क्या, क्योंकि टाइम जो होता है 3 तरह का होता है, पास्ट की, प्रेजेंट की, फ्यूचर की। लेकिन इजेमआर को जो हम लोग यूज करते हैं किस टाइम के लिए यूज करते हैं, प्रेजेंट टाइम के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड मैंने कुछ एग्जांपल्स भी आपको बताया हुआ था, ठीक है ना। जैसे बताया हुआ था क्या चीज की, जैसे मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्या चीज, जैसे मैंने लिया था यहाँ पे कि इंडिया, है ना, इंडिया इज अ कंट्री, ठीक है। सब्जेक्ट दे दिए, सब्जेक्ट के अनुसार इजेमआर लगाना है, तो यहाँ पे लगा दिए इजेमआर। उसके बाद आपको नॉन नेगेटिव लिखने के लिए बोला, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, यहाँ पे नाउन। क्लियर है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे इतना बताने के बाद मैंने आपको बताया था ये चीज, क्या अगर जो सेंटेंस सब्जेक्ट के बाद अगर इजेमआर के बाद नॉन नेगेटिव आ जाएगा तो इसका क्या अर्थ निकलेगा, इसका अर्थ ये निकलेगा ना कि जो सब्जेक्ट है प्रेजेंट टाइम ये चीज है। ये तो मैंने समझाया हुआ था आपका पिछला क्लास में कि जो भी सेंटेंस देखना है कि तो सब्जेक्ट के साथ इजेमआर लगा हुआ रहेगा, इजेमआर के बाद नॉन नेगेटिव लगा हुआ रहेगा, तो बस समझना है कि जो सब्जेक्ट है प्रेजेंट टाइम ये चीज है, सब्जेक्ट जो है प्रेजेंट टाइम में ये चीज है। अब देखिए इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि इंडिया, इंडिया एक क्या है, इंडिया जो है मतलब ये जो सब्जेक्ट है प्रेजेंट टाइम में वर्ड क्या चीज है, तो कंट्री। इतना तो समझ में आ रहा है। उसी तरह हम यहाँ पे अगर लिख देंगे यहाँ पे क्या चीज कि बिहार इज अ स्टेट, तो यहाँ तो हमको आराम से समझ में आ रहा है यहाँ पे, अरे ना समझ में कि बिहार जो है मतलब ये जो सब्जेक्ट है व्हाट प्रेजेंट टाइम में अ स्टेट। इतना तो समझ में आ रहा है। इस तरह से रिलेटेड मैंने आपको शायद बताया हुआ था सेंटेंस। यहां तक आप सभी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। फिर से एक बार मैं बता देता हूं डिक्लेरेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं, जो सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से मिलकर बनता है उसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। दूसरा बात मैं ये बता रहा हूं आपको यहाँ पे
कि डिक्लिटिव पे अभी हम कौन सा सेंटेंस को लेके चलते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम प्लस नाउन एडिटिव को, ठीक है। और इससे रिलेटेड जैसे जैसे बनता है आप सब यहाँ पे देख ले, कोई दिक्कत नहीं, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। शायद मेरे ख्याल से आप लोग यहाँ से बोरिंग होते होंगे, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने पिछला क्लास में इसको बता चुका हूँ। तो अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, तो अब आगे बढ़ेंगे तो क्या चीज, तो इसमें इससे आगे बढ़ने से एक चीज और भी मैं याद दिला दूं आप लोगों को, शायद मैंने आप सभी को कुछ होमवर्क भी दिया हुआ था, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि शायद जो मैंने होमवर्क दिया हुआ था वो सारे होमवर्क पे आप लोग काम भी किए होंगे, ठीक है। देखिए होमवर्क बनाना बहुत जरूरी है, जो मैं आपको होमवर्क दूंगा वो सभी को आपको बनाना है और हर हालत में बनाना है, ठीक है। थोड़ा सा तकलीफ है मुझे कि मैं आप सभी का होमवर्क को चेक नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं आपसे मिल नहीं पाऊंगा और आप ना मुझे मेरे से मिल पाएंगे, ये मुझे बहुत अफसोस है, ठीक है। खैर जो मैं बता रहा हूं यहाँ पे आपको, आप उसको फॉलो कीजिएगा, ठीक है। तो आप सभी होमवर्क बना लिए होंगे, तो अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद आप पिछला क्लास को अगर आप देखे होंगे तो मैंने वहां पे आपको बताया था कि जो सब्जेक्ट प्लस इज एम प्लस नाउन ये एडजेक्टिव से, ठीक है, जो हम लोग अब सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। तो अब कैसे कैसे सेंटेंस बनाएंगे, मतलब करने का ये हुआ कि हम लोग जो अब इससे रिलेटेड जो सेंटेंस बनाएंगे, हम लोग अब वो सेंटेंस बनाएंगे जो एक्चुअल में हम लोग यूज करते हैं। क्योंकि तुम लोग जो यहाँ पे सेंटेंस, सॉरी आप लोग जो यहाँ पे सेंटेंस बनाए थे, तो आप किस तरह का सेंटेंस बनाए थे, आप लोग वही है ना, नर्स डॉक्टर इंजीनियर वाला सेंटेंस बनाए थे आप, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस का तो खैर कोई यूज है नहीं लाइफ में, कभी कभी हम लोग यूज करते हैं, वरना तो खैर यूज ही नहीं करते, ठीक है। तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया हुआ था कि आज मैं आप लोगों को एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा, ठीक है ना, जो कि सब्जेक्ट प्लस इज एम प्लस नाउन प्लस एडजेक्टिव से इतना मतलब आप यहाँ पे एक रियलिटी है, बिल्कुल एक रियल सेंटेंस, एक नेचुरल सेंटेंस आप यहाँ पे बना सकते हैं, और वो सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है, जो हम लोग अपने लाइफ में यूज करते हैं, ठीक है। ऐसा वैसा सेंटेंस नहीं जो कि मतलब ऐसी बस अपना टाइम पास करने के लिए यूज करते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। मैं यहाँ पे आपको एक ऐसा टेक्निक बताने के लिए जा रहा हूँ जो यहाँ पे आपको किसी भी ट्रांसलेशन बुक की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप आराम से एक आप खुद ट्रांसलेशन का बुक बन सकते हैं, क्योंकि वैसे भी मैंने बताया हुआ है आपको कि ट्रांसलेशन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ता है अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो, ठीक है। इसलिए अगर आप रियल अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो जो मैं बताऊंगा आप उसको फॉलो कीजिए, और जो मैं बताऊंगा आप 110% अंग्रेजी सीख सकते हैं, नहीं वाला कोई बात ही नहीं होता है। इसलिए जो मैं बताऊंगा उसको हर हालत में आपको फॉलो करना है। बेशक हो सकता है कि मेरा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, तो इससे आप लोगों को ऐसा नहीं कि कट करके निकल जाएंगे, समझ आ रहा है। इसलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ पे कि अभी जो मैं बताने के लिए जा रहा हूं, ठीक है, तो वो क्या चीज है, मैं ये चीज आपको यहाँ पे एक टेक्निक बताने के लिए जा रहा हूं कि इससे रिलेटेड आप सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, ठीक है। इससे पहले जो दिए थे थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस के तौर पे हम दिए हुए थे कि आप इस तरीके से कुछ सेंटेंस बना के रखिएगा ताकि आपको हेल्प मिले जो भी मैं बताने के लिए जा रहा हूं, ठीक है। तो क्या चीज है, इधर ध्यान दीजिएगा। देखिए आपको यहाँ पे करना क्या चीज है कि अगर इससे रिलेटेड अगर आप सेंटेंस आपको अगर बनाना है ना, तो कोई भी किताब, आपको कोई ट्रांसलेशन की किताब की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, आप खुद एक ट्रांसलेशन का किताब बन जाएंगे, ठीक है। तो कैसे, आइए उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो करना क्या चीज है कि आप जब भी आप सोचेंगे ना, जब भी इस तरह के सेंटेंस बनाएंगे तो आपको टॉपिक वाइज सेंटेंस बनाना है। किस तरीके से सेंटेंस बनाना है आपको, टॉपिक वाइज सेंटेंस बनाना है, टॉपिक वाइज। तो टॉपिक वाइज क्या चीज है कि आप यहाँ पे एक ऐसा टॉपिक लीजिए, ठीक है ना, मतलब सब्जेक्ट की जगह, ठीक है ना, एक ऐसा टॉपिक लीजिए, ठीक है, जिसके बारे में आप बोल सकते हैं, है ना, कि जो सब्जेक्ट है प्रेजेंट टाइम में ये चीजें हैं। दुनिया में देखिए बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट मिलेंगे आपको, बहुत सारे ऐसे टॉपिक मिलेंगे जिसके बारे में आप बोल सकते हैं कि जो सब्जेक्ट है प्रेजेंट टाइम में चीजें। आप टॉपिक क्या होता है सर, बहुत कोई आप नहीं समझ पा रहे होंगे, तो आइए एक बार फिर से मैं आपको समझा रहा हूं कि टॉपिक क्या होता है। देखिए टॉपिक मतलब जैसे यहाँ पे मैंने इंडिया लिखा हुआ है ना इंडिया, तो इंडिया क्या एक टॉपिक मैंने इसको मान लिया, है ना, और हम इंडिया के बारे में एक नेचुरल बात कर सकते हैं इस स्ट्रक्चर के माध्यम से। जैसे अगर हम यहाँ पे अगर इस टेंस के साथ अगर मैं चलूं यहाँ पे कि सब्जेक्ट प्रेजेंट टाइम में चीज है, तो अब देखिए इंडिया तो प्रेजेंट टाइम में बहुत चीज है, ठीक है। जैसे इंडिया इज अ कंट्री, मुझे यहाँ तक समझ में आ रहा है, इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने यहाँ पे चर्चा किया, आप सभी समझ रहे हो? यस सर। अब उसके बाद अगर मैं यहाँ पे एक टॉपिक लिख दूंगा यहाँ पे बिहार, क्या लिख दूंगा यहाँ पे बिहार, तो अगर बिहार का अगर नेचुरल सेंटेंस बनाएंगे तो क्या नजर आएगा कि बिहार क्या चीज है, तो बिहार इज अ स्टेट, यहाँ पे क्या है, स्टेट है ना, मतलब बिहार जो प्रेजेंट टाइम में वर्ड तो स्टेट या सॉरी स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इंडिया लिया फिर बिहार लिया, ठीक है, तो ये दोनों जो टॉपिक मैंने इसको मान लिया, है ना, कि मैं यहाँ पे इंडिया के बारे में बात करूँ, फिर यहाँ पे बिहार के बारे में बात करूँ, ठीक है। उसी तरह अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्या चीज, झारखंड, क्या लिख दूंगा यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा
झारखंड, झारखंड अगर लिख दूंगा तो क्या चीज है, तो झारखंड इज स्टेट, झारखंड भी क्या है, स्टेट ही तो है ना। उसी तरह यूपी लिख दूंगा तो यूपी इज अ स्टेट, वेस्ट बंगाल लिख दूंगा तो वेस्ट बंगाल इज अ स्टेट, ठीक है। इस तरह से तो बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। उसी तरह मैं यहाँ पे अगर सलमान खान लिख दूंगा, है ना, सलमान खान, तो सलमान खान इज क्या है, तो एन एक्टर है, ठीक है। अच्छा, सलमान खान ही हो सकता है, मैं इसको टॉपिक समझ रहा हूँ, इस सबको मैं टॉपिक समझ रहा हूँ कि यहाँ पे एक ऐसा टॉपिक लेना है जिसके बारे में हम बोल सकते हैं कि जो सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट टाइम चीज है। अब इसे इसके बारे में मैंने चर्चा किया, इसके लोग सब चीज के बारे में यहाँ पे चर्चा किया। तो यहाँ पे देखिए सलमान खान यहाँ पे, तो अब यहाँ पे ऋतिक रोशन भी हो सकता है, क्या टाइगर श्रॉफ भी हो सकता है, जितने भी सारे बॉलीवुड में एक्टर है वो सारी चीज हो सकता है, वो सारे क्या है प्रेजेंट टाइम एक्टर होंगे, ठीक है। तो उसी तरह आप यहाँ पे भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सलमान के अलावा यहाँ पे कोई आप यहाँ पे फीमेल एक्ट्रेस में भी जा सकते हैं आप, ठीक है। तो इसी तरह से आप यहाँ पे आपको एक टॉपिक में सोचना है, आपको यहाँ पे एक ऐसा टॉपिक लीजिए जिसके बारे में बोल सकते हैं कि जो सब्जेक्ट प्रेजेंट टाइम ये चीज है, ठीक है। अगर आप ढूंढेंगे तो आपको बहुत सारा मिल जाएगा। जैसे आप लीडर में चल जाइए, आप लीडर में अगर चल जाएंगे हम यहाँ पे, अगर पॉलिटिशियन में अगर चल जाएंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा मिस्टर मोदी, क्या चीज है, मिस्टर मोदी, तो मिस्टर मोदी क्या है, इसको एक हम टॉपिक ले लेते हैं यहाँ पे, है ना। अब इसके बारे में अगर लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं कि मिस्टर मोदी क्या चीज है, इज अ पीएम, तो है ना, एक मिस्टर मोदी इज अ पीएम, मतलब क्या करना चाह रहा है, जो सब्जेक्ट है प्रेजेंट टाइम ये चीज है। उसी तरह हम यहाँ पे अगर योगी के बारे में लिख देंगे तो योगी भी क्या चीज है, योगी इज अ सीएम, मतलब एक क्या चीज है, चीफ मिनिस्टर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे टॉपिक वाइज हमको सोचना है यहाँ पे। तो अगर पॉलिटिशियन वाले लोगों के लिए अगर लिखेंगे तो भी बहुत सारे सेंटेंस मिल जाएगा आपको। अब गांव में चल जाएंगे तो गांव में भी बहुत सारे ऐसे आपको लोग मिलेंगे जो कि प्रेजेंट टाइम में बहुत सब चीज है, ठीक है। आप बॉलीवुड में चल जाइए, हॉलीवुड में चल जाइए आप, ठीक है ना। आप जिस जगह में रहते तो वो जगह भी कोई ना कोई चीज तो होंगे। जैसे मैं अभी कटिहार में रह रहा हूँ तो कटिहार इज अ डिस्ट्रिक्ट, समझ में आ रहा है आपको। उसी तरह बहुत सारे होंगे। अगर मैं दिल्ली के बारे में लिखूं तो दिल्ली क्या चीज, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। जैसे मैं बिहार स्टेट से बिलोंग करता हूं, है ना, तो यहाँ पे हम लोग जैसे अगर पटना के बारे में लिखूं मैं यहाँ पे, तो पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, तो ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब आपको टॉपिक में सोचना है आपको, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आप ऐसा एक टॉपिक लीजिए जिसके बारे में आप बोल सके कि जो सब्जेक्ट है प्रेजेंट टाइम में चीज है, समझ में आ रहा है आपको। और आपको बहुत सारे शायद मेरे ख्याल से आपको टॉपिक भी मिल जाएगा, ठीक है ना। आप किसी के बारे में लिखना स्टार्ट कर दीजिए, आप अपने पापा के बारे में लिखना स्टार्ट कर दीजिए कि क्या चीज है। जैसे माय फादर इज अ फार्मर, माय फादर इज अ बिजनेसमैन, ठीक है। आपको रियलिटी सेंटेंस ढूंढना है, रियल सेंटेंस बनाना है, आपको जहां तहां से सेंटेंस नहीं सोचना है, ठीक है ना। आपको रियल सेंटेंस सोचना है। अगर आप मम्मी के बारे में लिखेंगे तो माय मदर इज अ हाउसवाइफ, मतलब मेरी माँ जो है प्रेजेंट टाइम में व्हाट हाउसवाइफ, समझ में आ रहा है आपको। इस तरह से आपको बहुत सारा सेंटेंस मिल जाएगा। इसलिए आपको अब सेंटेंस जो सोचना है, आपको टॉपिक वाइज सेंटेंस सोचना है। कैसा सेंटेंस सोचना है, टॉपिक वाइज, ठीक है। अब देखिए अगर हम खुद के बारे में अगर लिखेंगे तो खुद के बारे में भी बहुत सारा सेंटेंस हम लिख सकते हैं, ठीक है। और भी हम रियल नेचुरल जो एक्चुअल में हम है प्रेजेंट टाइम में वो चीज हम ढूंढ के लिख सकते हैं। जैसे सपोज दैट, जैसे देखिए मैं यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिख रहा हूँ अपने बारे में। तो मैंने आपको बताया हुआ था कि अगर खुद का नाम नहीं लेंगे तो उसके बदले में क्या यूज करेंगे, आई यूज करेंगे, ठीक है। और आई के साथ क्या लगेगा, सबने लिख दिया, आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा, ठीक है। तो हम क्या चीज है, हाँ। तो अगर मैं बोलूं क्या चीज, आई एम अ बॉय, फिर आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है। इसके अलावा आई एम अ टीचर, क्योंकि पहले एक स्टूडेंट रहेंगे तभी तो टीचर बन सकते हैं। अच्छा, आई एम अ बिहारी, बिहारी भी तो है हम, क्या एक बिहारी 100 पे भारी। भाई आप सभी नाराज मत हो जाना, अदर स्टेट वाले, आप सभी भारी हैं। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे अगर रिलेटिव और भी बोलूं तो आई एम एन इंडियन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जितना भी सेंटेंस लिखा है तो ये सारे सेंटेंस क्या आपको एक बनावटी सेंटेंस लग रहा है क्या, नहीं ना। खुद के बारे में एक रिलेटिव मैंने बात किया हुआ है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप भी तो बहुत सारे सेंटेंस सोच सकते हैं, नहीं सोच सकते क्या, बहुत सारे सेंटेंस सोच सकते हैं, ठीक है। आप सोचना स्टार्ट कीजिए, कोई भी एक ऐसा टॉपिक लीजिए और उसके बारे में सोचिए कि आखिर वो प्रेजेंट टाइम में क्या चीज है,
ठीक है ना। आपको ढेर सारा सेंटेंस मिल जाएगा, शायद इतना सेंटेंस मिलेगा कि आप दिन भर बैठ के भी अगर लिखेंगे तो शायद खत्म नहीं होगा, इतने सारे सेंटेंस है। और हम वो सेंटेंस लिख रहे हैं यहाँ पे कि जो एक नेचुरल है, क्योंकि जितने भी सेंटेंस लिख रहे हैं अभी हम अब तक, वो सारे सेंटेंस क्या एक नेचुरल है, क्योंकि हम लोग इसको लाइफ में यूज करते हैं। हमको इस तरीका से बोलना पड़ता है, इस तरीका से लिखना पड़ता है और इस तरीका से सोचना पड़ता है, ठीक है ना। इसलिए जिस तरीका से हम लोग सोचते हैं उस तरीका से हम लोग को सेंटेंस लिखना है। और यहाँ पे आपको कोई जरूरत पड़ा ताहे तिये चुका चुके, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ा, कोई लफड़ा नहीं है, डायरेक्ट हम इंग्लिश टू इंग्लिश सोच रहे, बस इतना ही तो फीलिंग लेके चल रहे ना कि जो सब्जेक्ट है प्रेजेंट टाइम में चीज है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हम लोग का सेंटेंस बन गया। क्या इस तरह का सेंटेंस आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि शायद जो मैं यहाँ पे आप सभी को अभी बताया, शायद मेरी बात को आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में जाएं और वहां पे आप कमेंट कीजिए कि सर हम लोग को समझ नहीं आया। अगर नहीं है तो फिर से मैं दोबारा इसी वीडियो को फिर मैं दोबारा बना के आप सभी के पास पेश करूंगा, ताकि आप फिर से आप उसको देख के फिर से समझ सको, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप सभी समझ गए होंगे, ठीक है। नहीं समझे होंगे तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपके लिए हमको जितना बार भी वीडियो बनाना पड़े, ठीक है ना, नए नए अंदाज में मैं बनाऊंगा, ठीक है। क्योंकि जब मैं आप सभी को अगर प्रॉमिस कर दिया हो कि मुझे आपको उस मंजिल तक लेके चलना है तो फिर लेके चलना है। और एक चीज और भी याद रखिएगा कि मैं यहाँ पे कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, ठीक है ना। मैं वही चीज पढ़ाऊंगा, ठीक है, जो मैं ऑलरेडी ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ, ठीक है। हो सकता है कि ऑफलाइन में बहुत सारी ऐसी चीज और भी मुझे करवाने का मौका मिल जाता है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बच्चे इन फ्रंट ऑफ मी, ठीक है ना, मेरे सामने रहता है। आप सभी तो है नहीं मेरे सामने, इसलिए आप डिस्प्ले के माध्यम से जितना आपसे मेरे तरफ से बन पा रहा मैं वो पूरा कोशिश करूंगा, ठीक है। पर यहाँ पे जो मेरे सामने जो बैठा हुआ रहता है तो बस इतना अंतर होता है, ठीक है ना, आप सभी से। और जो भी मेरा यहाँ पे ऑफलाइन में बैठा हुआ रहता है कि मैं उसको देख लेता हूँ कि वो क्या कर रहा नहीं कर रहा है, उसके अनुसार मैं उसको और भी एडवाइस करता हूँ और भी उसको गाइड करता हूँ और उसके अनुसार और भी मैं उसको बेहतर से बेहतर बनाता हूँ। इसलिए आप कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना, कि मैं आपके सामने ही बस हूँ। आपको जो भी समस्या हो, जो भी डाउट हो, आप एक बार मेरे से कमेंट बॉक्स में जाए और वहां पे मेरे से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं इससे रिलेटेड। जिस वीडियो में जो टॉपिक मैं बनाऊंगा उसमें जो आपको समस्या है बस वही बातें आपको लिखना है, अदर कोई मतलब कमेंट नहीं करना है आपको। समझ में आ रहा है मेरी बात? इसलिए आप सभी समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप आराम से इसमें क्या कीजिएगा, आपको इस तरीके से सेंटेंस थिंकिंग करना है, सोचना है, और ये आपको अंग्रेजी लिखने में भी हेल्प करेगा और साथ साथ अंडरस्टैंडिंग के लिए भी, और साथ साथ आपको बोलने में भी हेल्प करेगा, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ था कि कोई भी भाषा का चार ही काम होता है, चाहे उसको हम लोग पढ़ने के लिए यूज करते हैं या समझने में हेल्प लेते हैं, या तो फिर लिखने में, या तो फिर हम लोग बोलने में हेल्प लेते हैं, ठीक है। इतना आप सभी समझ गए होंगे शायद मेरे ख्याल से। और इनमें से शायद कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत हो जाए तो क्या कर सकते हैं हम, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां से आप लिखिए, आप कमेंट कीजिए कि आपको क्या समस्या है, फिर से मैं उस पर डिस्कशन दूंगा आपको, ठीक है। तो आइए, अब इतना अगर आप समझ गए होंगे तो और आगे आपसे मैं ज्यादा नहीं, 10 मिनट और टाइम लूंगा आप सभी से, ठीक है। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इतना अगर समझ गए तो इससे रिलेटेड आप सेंटेंस बनाइएगा, ठीक है ना। सब्जेक्ट प्लस इजमा प्लस नाउन एडिटिव से आपको सेंटेंस इसी तरीका से बनाना है, टॉपिक वाइज सेंटेंस सोचते हुए आपको बनाना है। और इसी तरीका से हम लोग रियलिटी में जो हम इस तरीका से लिखते हैं और या तो फिर बोलते हैं, इसी तरीका से, और दूसरा कोई तरीका नहीं है, ठीक है। बाकी और सब तरीका है तो वो सब फालतू में टेंशन देने वाला तरीका है, इसलिए आप उन सब तरीका पे मत जाइए। क्योंकि अगर आप एसएससी बैंकिंग की दुनिया में अगर आप जाएंगे या तो फिर बड़े बड़े ऐसे एग्जाम में जाएंगे जहां पे आपको ट्रांसलेशन मिलेगा ही नहीं वहां पे आपको, और फिर वहां पे आपको ये सब ट्रांसलेशन अगर आप कीजिएगा तो फिर आपको वहां पे प्रॉब्लम करेगा। इसलिए अभी से आप एक ऐसा आदत डालिए, ठीक है, जो आपको लाइफ में काम दे, ठीक है ना। अब चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग को समझना ये चीज, अगर आप समझ गए हैं तो आपको अब आगे थोड़ा बढ़ना है। आगे आप क्या बढ़ना है कि समझिएगा। देखिए, कोई भी सेंटेंस, जो सेंटेंस डिक्रिटिव का मतलब क्या है कि कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट से बना हुआ रहेगा, ठीक है, तो आप उस सेंटेंस को 6 टाइप से लिख सकते हैं, ठीक है। शायद मेरे ख्याल से ये आप सभी को पता होना चाहिए, बहुत किसी को। अगर आप सभी को पता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पता है तो फिर से आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो जानते होंगे, ठीक है, आप कृपया करके वो भी आप एक बार इस वीडियो को देख लीजिए। जो भी मैं बताने के लिए जा रहा हूं आपको, इसका टाइप से बताने के लिए तो जा रहा हूं, इसलिए शायद हो सकता है कि बहुत ऐसी चीजें, ठीक है, आपको शायद मिलने के बाद हो सकता है कि आपके नॉलेज में थोड़ा सा और भी प्लस पॉइंट हो सकता है, ठीक है।
तो ऐसा मैं चाहता हूं कि आपसे कोई ऐसी बातें ना छुपे, ठीक है ना, क्योंकि मैं अभी जो पढ़ा रहा हूं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं और धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ता हुआ चल जाएगा और आप देखेंगे कि बहुत जल्द ही आप एक अच्छी जगह पे, एक अच्छे लेवल पे आप अंग्रेजी को लेके चल जाएंगे। बस सिर्फ मुझे फॉलो कीजिए जो मैं आपको बता रहा हूं। तो आइए, तो मैं यहां पे क्या बोल रहा कि देखिए कोई भी सेंटेंस, जो सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये तीन चीज से बना हुआ जो भी सेंटेंस रहेगा आप उसको कितना तरीका से लिख सकते हैं, 6 टाइप से लिख सकते हैं आप। तो कैसे कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, और उसका क्या क्या नाम है, ठीक है, और वो 6 टाइप का सेंटेंस का क्या क्या अर्थ होता है, ठीक है, कब कौन सेंटेंस को यूज करते हैं, आइए आज उस पर हम डिस्कशन देते हैं आप सभी को। एक क्लास में एक सेंटेंस लेता हूं डिक्लेटिव का, जो सब्जेक्ट प्लस इज एवर प्लस नॉन एडिटिव से बना हुआ रहेगा, क्योंकि अभी फिलहाल इसी सेंटेंस को मैं पढ़ रहा हूं इसलिए। तो यहाँ पे एक मैं सेंटेंस ले रहा हूं, जैसे मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिख दिया, यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, क्या चीज कि मिस्टर राम इज अ टीचर। आइए इसी पे लिख रहा हूं, थोड़ा सा जगह बनाने के लिए इधर कर लेता हूं। मिस्टर राम इज अ स्टूडेंट। देखिए ये आपका पहला सेंटेंस है, ठीक है, और इस सेंटेंस का नाम क्या चीज है आपका, इस सेंटेंस का नाम है एसर्टिव सेंटेंस। आप सभी को पता होगा एसर्टिव सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस लिखता हूं, मिस्टर राम इज नॉट अ स्टूडेंट। इस सेंटेंस का नाम हो जाएगा नेगेटिव। किसको बोलते हैं एसर्टिव, किसको बोलते हैं नेगेटिव, अभी जस्ट मैं समझाऊंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ये टोटल 6 टाइप का सेंटेंस के बारे में अभी बहुत जबरदस्त चीज मैं डिस्कशन देने के लिए जा रहा हूं, आपको पढ़ने के बाद समझ आ जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, इज राम इज मिस्टर राम अ स्टूडेंट, ठीक है, और इस सेंटेंस का नाम हो जाएगा इंटेरोगेटिव। क्या नाम हो जाएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और चौथा हो जाएगा आपका क्या चीज, इज मिस्टर राम नॉट अ स्टूडेंट। इस सेंटेंस का नाम हो जाएगा इंटेरोगेटिव। ध्यान दीजिएगा, इंटेरोगेटिव को शॉर्ट फॉर्म में किस तरह से लिखना है आपको, INT से, ठीक है, और नेगेटिव को हम लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में NEG से। इसलिए इस सेंटेंस का नाम क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट एक सेंटेंस है जिसका नाम है आपका, जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस लिखता हूं, जैसे कि लिखूंगा यहाँ पे क्या चीज कि वाई इज मिस्टर राम अ स्टूडेंट, ठीक है, इस सेंटेंस का नाम हो जाएगा। देखिए इस सेंटेंस को कोई WH क्वेश्चन के नाम से जानता है, कोई टर्म वर्ड के नाम से जानता है, तो चलिए मैं यहाँ पे टर्म वर्ड के नाम से लिखता हूं, ठीक है ना, टर्म सेंटेंस, टर्म सेंटेंस। दूसरा इसका नाम हो जाएगा वाई इज मिस्टर राम नॉट अ स्टूडेंट, ठीक है, और इस सेंटेंस का नाम क्या हो जाएगा, टर्म प्लस नेगेटिव सेंटेंस। देखिए आपको बहुत छोटा लगता होगा ये सब चीज, पर फिलहाल मैं इसको जब तक डिस्कशन नहीं देता हूं तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि मैं इस पे क्या बताना चाह रहा हूं। आइए, मतलब मैं ये बता रहा हूं कि जो भी सेंटेंस डिक्लेटिव का रहेगा उसको हम लोग 6 तरीका से लिख सकते हैं, मतलब 6 टाइप से लिख सकते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ठीक है। मेरा कितना तरीका से लिखे हम लोग, 6 टाइप से लिखे हुए हैं, ठीक है। अब आइए हम पहले इन सारे सेंटेंस पर हम डिस्कशन देंगे। पहले आपको, अब यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको कि एसर्टिव क्या है, नेगेटिव क्या है, इंट्रोगेटिव क्या है, ठीक है, और कौन सेंटेंस कब यूज करते हैं इसके बारे में पहले हम चर्चा करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आइए इधर देखिए,
मेरे ख्याल से शायद ये 6 स्टेप कैसे लिखा जाता है वो भी आप सभी जानते होंगे, इसलिए इसमें फालतू में टाइम बर्बाद करके कोई फायदा नहीं है। अगर आपको नहीं पता है तो एक बार मैं हिंट्स दे देता हूं आपको कि देखिए एडजेक्टिव सेंटेंस को कैसे लिखते हैं। आपको पहले सब्जेक्ट लिखना होगा, उसके बाद इज एम आर जो भी आप लिखे, उसके बाद आपको नॉन एडजेक्टिव। अगर नेगेटिव में आपको लिखना है तो क्या करना है कि सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट लगाना है। इंट्रोगेटिव में अगर सेंटेंस लिखेगा तो सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में लिखेगा तो पहले आपको हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, उसके बाद वही जो सब्जेक्ट देख रहे हैं आप यहाँ पे, उसके बाद नॉट लगाना है, उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव, ठीक है। और अगर आपको टर्म में लिखना है तो टर्म में क्या करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे कोई टर्म वर्ड दे देते हैं, मतलब डब्ल्यूएच क्वेश्चन दे देते हैं यहाँ पे, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, उसके बाद जो आप देख रहे हैं यहाँ पे नाउन या एडजेक्टिव। उसके बाद यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टर्म प्लस नेगेटिव में सबसे पहले हम यहाँ पे कोई यहाँ पे डब्ल्यूएच क्वेश्चन या तो फिर कोई टर्म वर्ड दे दिए, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब को यहाँ पे लेके आ गए हैं, और यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे नॉट के बाद यहाँ पे क्या किए, जो यहाँ पे नॉन एडजेक्टिव मांग रहे हैं उसको हम दे दिए यहाँ पे, ठीक है। इतना तो हम श्योर कि सबको पता होगा, इसमें से किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए हम इस पर थोड़ा सा डिस्कशन दे देते हैं आपको कि इसमें टोटल 6 टाइप का जो सेंटेंस है इसमें क्या क्या चीज है। देखिए ये जो आप यहाँ पे टोटल 6 टाइप का सेंटेंस देख रहे हैं, ठीक है, इसमें आपको 3 तरह का मीनिंग मिलेगा। कितना तरीका का? 3 तरीका का। तो 3 तरीका का कौन कौन मिलेगा? एक मिलेगा आपको पॉजिटिव का मीनिंग मिलेगा। किसका? पॉजिटिव का। दूसरा इसमें मीनिंग मिलेगा आपको नेगेटिव का। किसका मिलेगा? नेगेटिव। और तीसरा जो आपको मिलेगा इसमें आपको कोई क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई मीनिंग मिलेगा, मतलब इसमें क्या करेगा, कोई क्वेश्चन करेगा, प्रश्न करेगा, सवाल करेगा। तो आइए पहले हम यहाँ पे इन तीनों को समझते हैं, उसके बाद फिर हम इन टोटल 6 को समझेंगे। अच्छा, क्वेश्चन का मतलब तो हमको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, ठीक है, कि मतलब इससे कोई क्वेश्चन करेगा, है ना, सवाल करेगा, कोई प्रश्न करेगा, किसी ना किसी इसके बारे में पूछेगा, है ना। तो वैसे सेंटेंस को हम क्या मीनिंग, उसे सेंटेंस पे मतलब क्या मीनिंग देगा, क्वेश्चन का मीनिंग देगा, जिसमें प्रश्न कह देगा, क्वेश्चन कह देगा, तो क्या क्वेश्चन का ही तो मीनिंग देगा ना उसमें। इस टोटल 6 में से कोई सेंटेंस में आपको नेगेटिव का मीनिंग मिलेगा। तो कैसे सेंटेंस को हम नेगेटिव का मीनिंग समझेंगे, जिसमें नो या नॉट लगा हुआ रहेगा, तो समझ जाएंगे कि वो क्या चीज का मीनिंग दे रहा है, नेगेटिव का मीनिंग दे रहा है। अच्छा, पॉजिटिव किसको बोलेंगे? देखिए समझाने के लिए बहुत सारी चीजें, लेकिन आपको जो सिंपल तरीका है उस तरीका से समझा रहे हैं आपको। देखिएगा टोटल यहाँ पे अगर 6 टाइप का सेंटेंस को अगर पढ़िएगा ना तो देखिएगा जिसमें आपको ना तो प्रश्न किया जाए और ना जिसमें नो या नॉट लगा हुआ रहेगा, ये दो चीज का मीनिंग अगर नहीं है तो इसका मतलब वो पॉजिटिव का मीनिंग देगा। इतना तो समझ में आ गया होगा। मैं क्या बता रहा हूँ कि टोटल 6 टाइप का सेंटेंस में 3 तरह का मीनिंग मिलेगा आपको, पॉजिटिव का, नेगेटिव का, क्वेश्चन का। तो तीनों चीज आप समझ गए होंगे। जिसमें प्रश्न करेगा इसका मतलब उसमें क्वेश्चन का मीनिंग दे रहा है, जिसमें नो या नॉट लगा हुआ रहेगा इसका मतलब उसमें नेगेटिव का मीनिंग दे रहा है, और जिसमें ना तो नेगेटिव का मीनिंग रहे और ना क्वेश्चन का मीनिंग रहे तो इसका मतलब उसमें क्या रहेगा, पॉजिटिव का मीनिंग रहेगा। इसमें से किसी को दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पे। अब ये तीनों मीनिंग को अगर समझ गए तो आइए समझते हैं कि एसेटिव किसको बोलते हैं, नेगेटिव किसको बोलते हैं। तो देखिए, तो एसेटिव किसको बोलेंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव का मीनिंग आएगा। किसका मीनिंग आएगा? पॉजिटिव का। पॉजिटिव का जिसमें मीनिंग आएगा उस सेंटेंस को हम लोग एसेटिव सेंटेंस मानेंगे। देखिएगा इस सेंटेंस को पढ़िएगा तो ये आपको एक पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है, और इसको पॉजिटिव समझने के लिए मैंने क्या समझाया था कि जिसमें ना तो नेगेटिव लगा हुआ रहेगा और ना क्वेश्चन लगा हुआ रहेगा। तो यहाँ पे कहीं नो या नॉट लगा हुआ है और कहीं यहाँ पे कोई क्वेश्चन प्रश्न कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, इसका मतलब वो पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है। और पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, एसेटिव सेंटेंस है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे सेंटेंस आपका क्या चीज है, नेगेटिव। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि जिस सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव का मीनिंग देगा, मतलब इसमें नो या नॉट लगा हुआ रहेगा, नो या नॉट लगा हुआ रहेगा, तो सेंटेंस को हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। देखिए यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, इसका मतलब ये नेगेटिव का सेंटेंस है ना। सिर्फ नेगेटिव का सेंटेंस होना चाहिए, सिर्फ नेगेटिव मतलब सिर्फ नो या नॉट लगा हुआ रहना चाहिए। अगर पॉजिटिव या तो क्वेश्चन वाला मीनिंग नहीं आएगा इसमें तो उसको हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। जैसे देख रहे हैं यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे ये दोनों सेंटेंस जो देख रहे हैं इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे आपको जो दिक्कत है सबसे बड़ा, ये टोटल जो यहाँ पे 4 सेंटेंस देख रहे हैं इसमें आपका दिक्कत है। और मैं डिस्कशन एक्चुअल में मैं आपको ये टोटल 4 टाइप का सेंटेंस के बारे में मैं देना चाह रहा हूँ, है ना। तो आखिर किसको बोले, ये आखिर इसमें क्या मीनिंग दे रहा है, ठीक है। तो अगर पढ़िएगा टोटल 4 टाइप का सेंटेंस जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे 3 से लेकर 6 तक, ये सारे टोटल 4 टाइप का जो सेंटेंस देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें आपको क्वेश्चन का मीनिंग आएगा। किसका मीनिंग आएगा? क्वेश्चन का। तो सवाल अब ये उठता है ना, कि क्वेश्चन के लिए फिर यहाँ पे 4 सेंटेंस, है ना। तो देखिए इसका लफड़ा क्या चीज है कि देखिए अंग्रेजी में क्वेश्चन करने का 2 तरीका होता है। कितना तरीका होता है? 2 तरीका होता है। कौन कौन तरीका होता है? एक तरीका क्या होता है कि हम लोग हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन करते हैं।
देखिए आप देखिए यहाँ पे अगर दोनों सेंटेंस को दिखेगा, इनमें से हम लोग क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन किया जा रहा है। और अगर ये टोटल दो दिखेगा तो यहाँ पे टर्म वर्ड से क्वेश्चन किया जा रहा है, मतलब डब्ल्यूएच क्वेश्चन से क्वेश्चन किया जा रहा है। मतलब अंग्रेजी में अगर दिखेगा तो अंग्रेजी में क्वेश्चन करने का दो तरीका होता है। कौन कौन होता है? एक में हम लोग हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन करते हैं और एक में हम लोग टर्म वर्ड से क्वेश्चन करते हैं। तो अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि आखिर हेल्पिंग वर्ब से हम लोग कब क्वेश्चन करते हैं और टर्म वर्ड से कब क्वेश्चन करते हैं, है ना। तो आइए थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं। देखिए यहाँ पे हो सकता है कि बहुत कोई अलग तरीका से पढ़े होंगे, हो सकता है कि उसका खिंचाई कुछ होने वाला है, तो बुरा मत मानिएगा प्लीज, ठीक है, क्योंकि मैं वो चीज पढ़ाता ही नहीं हूँ, ठीक है, जो इंग्लिश में उसका कोई यूज ही नहीं है, ठीक है। तो अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे सबसे पहले मैं यहाँ पे इन दोनों के बारे में पढ़ा लेता हूँ, इन दोनों के बारे में, है ना। जो यहाँ पे आप हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड देख रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब से कब क्वेश्चन करेंगे और टर्म वर्ब से कब क्वेश्चन करेंगे। तो अच्छा इसमें जो है आपको खास करके जो बिहार बोर्ड का स्टूडेंट है, जो फिर मतलब जो खास करके ट्रांसलेशन की दुनिया में मतलब काफी उसमें मतलब डीपली आप उसके पीछे लगे हुए हैं आप, ठीक है, उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि अच्छा जो ट्रांसलेशन वाले आपको इसे बताता होगा, है ना, कि आखिर हेल्पिंग वर्ब से कब क्वेश्चन कीजिएगा। तो देखिएगा कि शुरू में अगर क्या लगा हुआ रहेगा, जैसे अगर यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा कि क्या मैं छात्र हूँ, क्या चीज, क्या मैं छात्र हूँ, अगर आपको दिखेगा कि शुरू में क्या लगा हुआ रहेगा, तो इस सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब को आप आगे कर दीजिएगा। कमाल का है यार। अंग्रेज को जाके पूछेगा तो क्या वो यही चीज बताएगा? अंग्रेज को जाके पूछेगा तो यही बताएगा कि नहीं, शुरू में क्या लगा हुआ रहेगा तो हम आगे करते, उसको तो पता भी नहीं होता है कि क्या क्या होता है और मैं क्या होता है। आखिर आपको जो पढ़ाता है ये चीज कि नहीं, शुरू में क्या लगा हुआ रहेगा तो इसका हेल्पिंग वर्ब को आगे कर दीजिएगा। ये कहां पे कौन सा रूल कहां पे लिखा हुआ है अंग्रेज का किताब, अंग्रेजी सीखने के लिए इंग्लिश का किताब में कहां पे ये रूल लिखा हुआ है, हमको एक बार समझा दे तो। और ये तरीका अगर हमको लेके चलेंगे तो फिर हम अंग्रेजी सीखे कहां? अंग्रेज लोग कैसे सिखाए चीज को, अंग्रेज लोग का क्या ये तरीका है कि कहा है कि वो लोग शुरू में आकर हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देता है, वो क्या के लिए करता है, उनको तो क्या पता भी नहीं होता है कि क्या होता है। अच्छा आप बोलते क्या चीज की क्या क्या इंग्लिश वर्ड होता है, तो फिर यहाँ पे एम कैसे हो गया? कुछ भी यार, कुछ भी जो मन में आएगा बस खाली अपना जुगाड़ लगा के काम चला दे। ये भी कारण है बहुत बड़ा इसके वजह से आप अंग्रेजी नहीं सीख पाए। ये सब छोटा छोटा चीज को अब सुधारना पड़ेगा। तो क्या इसका लफड़ा है, आइए समझते हैं। शुरू में क्या लगा हुआ रहे ना लगा रहे उससे हमको कोई मतलब नहीं है, मेरे छात्र रहे क्या रहे, हमको क्या मतलब है आगे क्या लगा हुआ है नहीं लगा हुआ है। हम अंग्रेजी सीखने के लिए आए तो हमको इंग्लिश से मतलब रखना पड़ेगा ना, कि हमको हिंदी से मतलब रखना पड़ेगा, हिंदी के अनुसार कोई नियम बनेगा। अंग्रेजी अलग है, हिंदी अलग है, हिंदी को अपने जगह में रखने दो, अंग्रेजी को अपने जगह में रखने दो। तुम यहाँ पे हिंदी का कोई नियम यहाँ पे अलग टपका दो तो तुम अंग्रेजी क्या सिखा रहे हो और तुम अंग्रेजी सीख रहे हो। तो ध्यान दीजिए, जब भी आपको क्वेश्चन करना है हेल्पिंग वर्ब से तो कब क्वेश्चन करते हैं, इसलिए एक छोटा सा बात समझिए, एक चीज ध्यान दीजिए। जब भी हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो आखिर कोई ना कोई चीज का तो पता करने के लिए क्वेश्चन करते हैं, कि बेवजह से क्वेश्चन कर देते हैं। हाँ ऐसे कर देंगे क्वेश्चन, क्या कोई चीज का तो पता करने के लिए करेंगे कि नहीं, कल उसके पास जाकर खड़ा रहेंगे ऐसे करके खड़ा रहेंगे तो इसका मतलब क्या क्वेश्चन समझ जाएगा कि नहीं वो क्या आया है। ये तो यार जानवर वाला काम हो जाएगा। जैसे हम लोग होता है ना कि कोई पालतू जानवर होता है तो बेचारा बोल नहीं सकता है तो क्या करेगा, आगे खड़ा हो जाता है, तो वहां पे उसका जो ओनर होता है वो समझता है कि नहीं कोई काम से आया होगा, क्या काम से आया है, तो समझ जाते कि सर प्यास लगा तो चलो पानी पिला देते हैं। यार बेजुबान जानवर है हम लोग तो मनुष्य है, हम लोग को क्वेश्चन करना है, खराब तो वैसे नहीं ना रह सकते हैं। कमाल है यार। इसलिए जब भी हम लोग क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न करते हैं, तो कोई ना कोई चीज का पता करने के लिए ही करते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको अगर क्वेश्चन करना पड़ेगा, ठीक है, जब भी कोई चीज का पता कीजिएगा, क्या चीज करने के लिए पता है, कंफर्म करने के लिए। कंफर्म मतलब कि वो चीज जिसके बारे में पूछ रहे वो है या नहीं, है ना, मतलब कंफर्म करने के लिए क्वेश्चन कीजिएगा, तब उस कंडीशन में आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को आगे कर दीजिएगा। अब जैसे देखिए इसी सेंटेंस को हम यहाँ पे बनाए हुए हैं ना, हम यहाँ पे इस काहे किए हैं, यहाँ पे इससे बोला कि राम इज स्टूडेंट, मतलब राम जो है प्रेजेंट टाइम में व्हाट स्टूडेंट है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को हम आगे क्यों किए? क्योंकि हमको यहाँ पे कंफर्म करना है कि राम जो स्टूडेंट है या नहीं, हम कंफर्म कर रहे हैं। जैसे आप सभी मेरा वीडियो अगर देख रहे होंगे तो मुझे नहीं पता कि आप सभी स्टूडेंट हो या नहीं, तो अगर मुझे कंफर्म करना रहेगा तो हम कैसे कंफर्म करेंगे कि आप स्टूडेंट हो या नहीं? तो पूछेंगे ना कि आर यू स्टूडेंट्स, पूछेंगे ना। इसलिए जब भी हमको कंफर्म करना होता है तो क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देते हैं। जैसे हमको बिहार के बारे में पूछना कि बिहार स्टेट है या नहीं, तो हम क्या करेंगे? कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे? इज बिहार अ स्टेट बोलेंगे ना। अब मुझे पता नहीं कि इंडिया जो है कंट्री है या नहीं, तो हम क्या करेंगे? पूछेंगे ना वहां पे कि इज इंडिया अ कंट्री? हाँ क्या रे? हाँ, पाकिस्तान के बारे में हो सकता है, पाकिस्तान तो बिल्कुल अलग है ना, पाकिस्तान है वो। क्या इज पाकिस्तान अ कंट्री? ये बड़ा मतलब मस्त का ये एग्जांपल यहाँ पे आ रहा है कि पाकिस्तान कंट्री है कि नहीं, तो लगता ही नहीं कि वो कंट्री है, लेकिन इंडिया तो कंट्री है ना। माफ कीजिएगा कोई अगर पाकिस्तानी वीडियो देख रहे होंगे तो आपको हर्ट करना नहीं है मुझे, क्योंकि आपका लीडर जो है आपको बिल्कुल चौपट बना कर रख दिया आप सभी को। समझ में आ गया होगा मेरी बात? क्या भाई रियल इंडियन हो, किसी से डरता नहीं हो, आगे सीना में ठोक सकते हो कभी भी गोली आगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये भारत माता के लिए जो है कुछ भी कर सकते हैं। आइए यहाँ पे, मेरी बात सबको समझ में आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत? इसलिए कब हम लोग हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन करते हैं? जब हमको कंफर्म करना रहेगा तब। जब भी आपको कंफर्म करना रहेगा तो क्या कीजिएगा? हेल्पिंग वर्ब को आप आगे कर दीजिएगा और कुछ नहीं करना है। शुरू में क्या रहे ना रहे उससे आपको कोई मतलब नहीं है। तो मतलब किससे है? किससे मतलब है हमको? जब भी देखिएगा कि अगर आगे करेंगे, अगर जब भी आपको कंफर्म करना है, जब भी आप क्वेश्चन करेंगे और कंफर्म करने के लिए क्वेश्चन करते हैं तो आप हेल्पिंग वर्ब को आगे कर दीजिएगा और कुछ भी नहीं है। कहीं पे भी किसी को जाके पूछना है, आप कहीं कर जाएंगे हम, ठीक है, और जैसे कहना मतलब कि भाई चलो कहीं किसी आदमी के पास हम जाते हैं, उस आदमी को हम कभी देखे नहीं, मिले नहीं, खाली उसका नाम जानते हैं कि भाई ठीक है वो मोहन है, और उसके पास जाके जाएंगे तो क्या डायरेक्ट बोलेंगे अरे क्या रे मोहनवा, तुम ही मोहन, तो अब क्या वैसे जाके बोल डायरेक्ट बात करना स्टार्ट कर देंगे क्या रे मोहनवा, क्या समाचार, ऐसा तो नहीं ना बोलेंगे। जाके पहले उससे एक बार कंफर्म करेंगे ना कि भाई आप मोहन हो या नहीं, तो पूछेंगे ना कि आर यू मोहन, वो बोलेंगे यस आई एम मोहन, उसके बाद हम आगे बात कर सकते हैं, है ना। उसके बाद हम बात को आगे लेके जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि कब हम लोग हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट बचा हुआ यहाँ पे आपका क्या चीज, टर्म वर्ड से कब क्वेश्चन करते हैं, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि फिर वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। शायद मेरे ख्याल से ये वीडियो काफी लंबा हो गया है, लेकिन रिक्वेस्ट है कि आप सभी प्लीज प्लीज आप अपने लिए, अपने भविष्य के लिए, ठीक है ना, खास करके जो अंग्रेजी से आप जूझ रहे हैं आप, ठीक है, आप सभी कृपया करके इस वीडियो को जरूर देख लीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। कहीं भटकने की कोई जरूरत नहीं है, शुरू से लेकर अंत तक मैं बिल्कुल यहाँ वहां का कोई भी वीडियो नहीं आके डालूंगा कि नहीं आपको अट्रैक्शन करने के लिए, डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए, कहीं भी अच्छा कोई वीडियो बना के लाके धर दूं और आप बस आप खुश हो जाए, है ना, कि मुझे वो खुश हुआ, मैं ऐसा काम नहीं करने वाला, ठीक है। आपको शुरू से लेकर अंत तक, ठीक है ना, वो सारे चीज प्रोवाइड करूंगा, चाहे वो वीडियो अच्छा बने अथवा ना बने, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, बस मुझे आपको उस मंजिल तक पहुंचाना है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर अच्छा लगा होगा तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज प्लीज, ठीक है, आप वीडियो को जरूर शेयर करने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब तो जरूर ही करना है, क्योंकि आपका सपोर्ट के बिना शायद फिर आगे बढ़ने में मजा नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए आपको कोशिश करना है कि जितना हो सके इस चैनल को जितना भी आप आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना, उतना शायद मुझे हिम्मत मिलेगा, क्योंकि आपका एक लाइक और आपका एक कमेंट और आपका सब्सक्राइब, ठीक है ना, बढ़ना ही मुझे एक हिम्मत है, ठीक है। आपसे कोई पैसे डिमांड नहीं कर रहा हूं, बस इतना ही सिर्फ करना है आपको, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। क्या बोले? तो टर्म वर्ड के बारे में फिर कल मैं समझाऊंगा, मतलब नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है ना। तो फिलहाल अभी आपको एक चीज और भी चलते चलते मैं आपसे एक चीज और भी आज का ये होमवर्क देता चलो, ठीक है। क्या आप एक चीज कोशिश कीजिएगा कि अभी यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है ना, तक आपको आराम से समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं ना इस सेंटेंस में, देखिए इंट्रोगेटिव को हम नेगेटिव तरीका से भी पूछ सकते हैं ना, कि इज मिस्टर राम नॉट अ स्टूडेंट, हम ऐसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये चारों सेंटेंस में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप ऐसा कीजिएगा कि कोई भी सेंटेंस जो अभी मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट प्लस इज प्लस नॉन एडिटिव से जो भी सेंटेंस आप बनाइएगा,
कम से कम कुछ सेंटेंस का जरूर आप टाइप कर लीजिएगा, ठीक है ना, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मतलब जैसे हम यहाँ पे एक सेंटेंस अगर लिखेंगे क्या चीज, छोटा छोटा एक सेंटेंस लिखते हैं हम यहाँ पे, जैसे अगर हम लिखेंगे क्या चीज कि मिस्टर धोनी, है ना, मिस्टर धोनी इज अ क्रिकेटर, क्या चीज, क्रिकेटर, है ना। तो मिस्टर धोनी क्या चीज है, इज अ क्रिकेटर, ठीक है। ये जो सब्जेक्ट है प्रेजेंट टाइम ये चीज है। तो हम क्या करेंगे, इसको कम से कम 4 टाइप से लेके आएंगे। जैसे मिस्टर धोनी इज नॉट अ क्रिकेटर, इज मिस्टर धोनी अ क्रिकेटर, है ना, इज मिस्टर धोनी नॉट अ क्रिकेटर। मतलब आपको क्या करना है कि एक सेंटेंस लेंगे, उसको आप लोग 4 तरीका से जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बोल के भी और लिख के भी, जितना हो सके आप कीजिए, जितना आप कीजिएगा उतना आपके लिए अच्छा होगा। और ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग को बस 3 ही चीज लेके चल रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस इजवाल प्लस नाउन एडिटिव। आगे जाके इसी सेंटेंस को हम बढ़ा देंगे आपको, ठीक है। बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है, इसलिए अभी अगर छोटा दे रहे तो वो छोटा भी फोकस करना, आगे जाके ये सेंटेंस बिल्कुल अलग हो जाएगा। इधर उधर से हम लोग कुछ भी घुमा के बोल सकते हैं। जैसे हिंदी में हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होता है, कोई दिक्कत होता है क्या, जो मन में आता है हम लोग बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, उस तरह से आपका इंग्लिश में भी होगा। इसलिए आप थोड़ा सा धैर्य रखिए और जो मैं बता रहा हूं आप उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। इसको बस आप समझिए कि किसी ऑफलाइन क्लास में मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है ना, और हमको क्या करना है, ईमानदारी से करना है, ठीक है। तो मिलते हैं तब फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को मेरा वीडियो देखने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं, थैंक यू।